नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने बरेली से जानकारी देते हुए बताया, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को लेकर निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार आंतरिक विवाद समिति के गठन, निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष के लिए रिजर्व पुलिस लाइन सभागार बरेली में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के बीच प्रशिक्षण सभा जिला प्रोबेशनल अधिकारी मोनिका राणा की अध्यक्षता में प्रशिक्षण दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय में गया आयोजित सिविल अपील संख्या 2482/2014 और लीनो फर्नांडिस बनाम राज्य सरकार गोवा आदि दिनांक 12 जून 2023 को पारित आदेश में महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिशोध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013 के अनुपालनार्थ कतिपय दिशा निर्देश प्रदान किए गए। निर्देशों के बिंदु 1 में समयबद्ध रूप से महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 की धारा 4 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार ऐसे प्रत्येक शासकीय व अशासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालय, निगम, संस्था, निकाय, उपक्रम, परिषद, बोर्ड इत्यादि जिसमें 10 या उससे अधिक संख्या में कार्मिक कार्यरत हैं, आंतरिक परिवाद समिति का गठन किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु एवं उनकी टीम सहित महिला जागरूकता, महिला सुरक्षा कानून, घरेलू हिंसा से जिला संरक्षण अधिनियम 2005 जो कि 26 अक्टूबर 2006 में महिलाओं के हित में लागू हुआ था, जिसमें पीड़िता की शिकायत 90 दिन के अंदर दर्ज होनी अनिवार्य है। विलंब से दर्ज होने पर लंब के कारण बताना अनिवार्य है। नाबालिग कन्याओं के साथ हुए अत्याचार, दुष्कर्म पॉक्सो कानून के तहत आता है, जिसके लिए विशेष न्याय के लिए नियुक्त की गई जिला बेसिक सेवा प्राधिकरण बरेली के जज एवं वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा कानूनी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सभा में जिला प्रोबेशनल अधिकारी मोनिका राणा, महिला कल्याण अधिकारी सोनम शर्मा, वन स्टॉप सेंटर की संचालक चंचल जी, सौरभ गंगवार, अधिकारी एवं कर्मचारी गण और राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश मौर्य, भारत सेवक समाज के अध्यक्ष कृष्ण स्वरूप सक्सेना, राज पराशरी, एडवोकेट सपना द्विवेदी, अंजू भारद्वाज आदि लोग प्रशिक्षण में उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। कार्यशाला के बारे में हमको थोड़ा सा ब्रीफ करने की कष्ट करें। थैंक यू। माइक खराब होने की वजह से आई होप मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही होगी। सबसे पहले आदरणीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मैं स्वागत करती हूं। यहां उपस्थित समस्त अधिकारीगण, NGO मेंबर्स, पत्रकार बंधु, सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं आज का ये प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ। आज की ये कार्यशाला है महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न, प्रतिषेध, निवारण, प्रतितोष अधिनियम 2013। इसके अंतर्गत हर विभाग जहाँ पर 10 कार्मिक कार्यरत होंगे, 10 से ऊपर कार्मिक होंगे, अधिकारी होंगे, वहाँ पर ये समिति बनेगी। इस समिति में 5 सदस्य होंगे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि जिस भी विभाग में यह समिति नहीं गठित की जाएगी वहां पर 50,000 का जुर्माना DM साहब लगा सकते हैं, जिलाधिकारी महोदय। तो यहां पर मेरे पास लगभग जिले से 35 विभागों से समितियां गठित होकर के आ चुकी हैं, लेकिन समितियां प्रॉपर रूप से नहीं गठित की गई हैं। गठित समितियों में किसी ने 10 मेंबर बना दिए हैं, किसी ने 4 बनाए हैं, किसी ने 6 बनाए हैं, जबकि एक समिति में 5 मेंबर होंगे। 5 में से आधे से अधिक महिलाएं होंगी, मतलब 3 जो है महिला सदस्य होंगी उस समिति में। तो अभी मेरे बाद यहाँ पर एडवोकेट बालेश जी आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे इस कार्यशाला की, कि महिलाओं के साथ ये जो लैंगिक उत्पीड़न है इसके ऊपर अगर कोई शिकायत आती है तो हम उस पर कैसे कार्य करते हैं और किस प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते हुए हम उस महिला के साथ उसको इंसाफ दिलवा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस अधिनियम के द्वारा महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस कर सकती हैं, सुरक्षित हैं वो
अगर वो कार्यस्थल पे जा रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बताते हुए मैं ये ब्रीफ करना चाहूँगी कि क्या चीज़ें लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आती हैं। अगर एक महिला अधिकारी या कर्मचारी किसी भी दफ्तर में कार्य कर रही है तो उसके आसपास का वातावरण अगर असहज है, उसको इस तरीके का महसूस हो रहा है कि वह वातावरण उसके काम करने के लिए ठीक नहीं है, इसको भी हम लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में ही रखते हैं। उस महिला को एक इंडिसेंट प्रपोजल देना, उसको इंडिसेंट वीडियोस दिखाना, फोटो शेयर करना, ये श्रेणी भी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत ही आती है। महिला के साथ किसी भी तरीके का ऐसा व्यवहार, ऐसा माहौल क्रिएट कर देना जिसमें कि वह ठीक प्रकार से कार्य न कर पाए, इन्हीं सारी चीज़ों का विस्तृत जानकारी भी आप सबको इस कार्यशाला में दी जाएगी। और आप सबसे यही अनुरोध है कि जिन विभागों से समितियां गलत बन करके आ गई हैं, वो एक लिटरेचर आपको प्रोवाइड किया गया है। आपके उसके पैड के अंदर एक लिटरेचर होगा 3 पेज का, जिसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि जो 5 सदस्य होंगे आपके विभाग से, वो कौन कौन होंगे, किस तरीके के मेंबर्स होंगे। तो आप सब अपने अपने लिटरेचर को देख लें और मेरे बाद अभी जब बालेश जी आप सबको बताएंगे तो आप इसकी जानकारी लेते हुए आगे जो भी समितियां बनाएंगे वो उसी तरीके से ऑफिस में बना करके भेजेंगे। और साथ ही समितियां बनाने के साथ अपना ईमेल एड्रेस जरूर से अंकित करेंगे, क्योंकि हमें इसकी रिपोर्टिंग हेड ऑफिस में करनी है, जिसके लिए आप सबकी मेल और आपके फोन नंबर्स की आवश्यकता होगी। धन्यवाद। उपस्थित अन्य विभिन्न विभागों और संस्थानों से आए महिला बंधुओं और मीडिया कर्मियों, आज इस महिला कल्याण विभाग की ओर से ये कार्यशाला इस सभागार में रखी गई है। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। Where there is a cause, there is an effect। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो क्योंकि मैं एक विधि का विद्यार्थी हूँ, तो इसका मैं शुरुआत अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से करना चाहूँगा, जहाँ पे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो ये एक सामाजिक न्याय का प्रश्न है, एक ऐसे न्याय का प्रश्न है जहाँ पर महिलाओं का उत्पीड़न 75 साल के बाद भी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक सभ्य समाज में ऐसा कार्य क्यों किया जा रहा है? दूसरा है डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। डिग्निटी, हर व्यक्ति को, हर ह्यूमन को डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। और हम देखते हैं कि जो हमारे समाज के असुरक्षित वर्ग है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लाइक वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, डिसेबल्ड पर्सन्स, इनके साथ ही क्यों इस तरह की घटनाएं घटती हैं? महिला को हम एक तरफ जब 9 देवियों का त्योहार होता है तो उसे कन्या और देवी का रूप देते हैं, और 9 दिवस के बाद हम समाज में ऐसी घटनाएं भी देखते हैं। तो इस पे हमें थोड़ा सा चिंतन और आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या हमारा डबल स्टैंडर्ड्स है सोसाइटी में, इसके बारे में भी सोचना होगा। अब बात करते हैं, जैसे हमारे पैनल एडवोकेट मिस्टर मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से आप लोगों को इस एक्ट के बारे में बताया। इस एक्ट का नाम है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। लेकिन आपको इसके बैकड्रॉप के बारे में भी बताने की कोशिश की गई मिस्टर मिश्रा की तरफ से, कि इसका जो बैकड्रॉप था वो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का एक केस था, जिसमें विशाखा एक एनजीओ था, विशाखा के नाम से एक एनजीओ था, और वहां पर एक महिला थी, एक एक्टिविस्ट महिला थी, भवरी देवी। 1997 का ये मैटर है। वो वहां पर महिलाओं के चाइल्ड राइट्स के बारे में, गर्ल चाइल्ड के बारे में, महिला वुमेन लिटरेसी के बारे में और इसी तरह के महिला जागरूकता और महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम में वो अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, जिससे एक समुदाय विशेष के लोग उससे काफी नाराज रहते थे
और उसके खिलाफ एक कहा जाए तो सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। ये ईयर 1997 की बात है। उसके बाद जब तक ये एक्ट नहीं बना था तो विशाखा केस के अकॉर्डिंगली विशाखा गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा किसी सोसाइटी का महिला के प्रति। और उस एक्ट के आने में उस घटना से 30 साल बाद ये एक्ट पारित हुआ जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स एट वर्क स्पेस फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013। इस एक्ट को अगर हम देखें तो ये एक्ट कुल 7 अध्यायों में बटा हुआ है। 7 चैप्टर्स हैं इसमें। पहला चैप्टर है ऑब्जेक्टिव का। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्लॉज पे जाएंगे तो आपको देखेंगे कि इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 की बात करी गई है। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी। Whoever is the citizen of India has equal rights within the country. He should not be discriminated. Article 15 कहता है no shall be discriminated on ground of sex, religion, caste, creed, place of birth and anything like. तो किसी तरह की कोई किसी के साथ कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन हम देखते क्या है कि महिलाओं के साथ अक्सर घरेलू स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, कार्यस्थल पर, विभिन्न जगहों पर भेदभाव होता है just because of their biological identity। इसीलिए हम देखते हैं कि हम आजकल विभिन्न जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं। हमारे सर्वोच्च न्यायालय